गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक हमने वेराइटीज़ तक पढ़ लिया था। उसके बाद सोयल रिक्वायरमेंट फॉर राइस कल्टीवेशन हम बात कर लेते हैं। राइस कैन बी कल्टीवेटेड ऑन अ वाइड वेराइटीज ऑफ सोइल सच एज सिल्ट्स, लॉम एंड ग्रेवल्स एंड कैन टॉलरेट एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन सोइल्स। इट मीन्स हम लगभग राइस को सब तरह की मृदाओं में ग्रो कर सकते हैं। However, deep, fertile, rich in organic matter, clay or loamy soils which can easily be puddled in the mud and develop cracks on drying conditions are considered to be ideal for growing rice crop. ओके उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर राइस कल्टीवेशन। Paddy can be grown under widely varying conditions of altitude and climate. Rice can be cultivated as high as 3000 मीटर। इट मीन्स सी लेवल, लगभग जो समुद्र तल से जो आपकी ऊंचाई रहती है वहाँ से 3000 मीटर पे ऊंचाई पर भी इसकी फार्मिंग की जा सकती है। बेसिकली राइस क्रॉप रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन फॉर इट्स सक्सेसफुल कल्टीवेशन। कैसा? इसको तापमान चाहिए एक तो हॉट एंड ह्यूमिड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइस क्रॉप इज suited for the regions where abundant water supply, high humid and prolonged sunshine is available। ज़्यादा से ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। द आइडियल टेम्परेचर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ द क्रॉप रेंज फ्रॉम 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तापमान की इसको आवश्यकता होती है। हाउ एवर द राइस क्रॉप कैन टॉलरेट अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 42 डिग्री तापमान तक ये क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद कल्टीवेशन मेथड इन राइस फार्मिंग। कल्टीवेशन हम क्या क्या प्रैक्टिसेस करेंगे? फर्स्ट, जब हम बुआई करते हैं या जब हम सोइंग करते हैं तो कौन कौन से मेथड हम बेसिकली यूज़ में ले सकते हैं? देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन पेडी फार्मिंग। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। आप सब जानते हो ब्रॉडकास्ट में हम क्या करते हैं? हाथों से सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या छिड़क देते हैं। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन बाय हैंड and this method is suitable in areas where the soil is not fertile and lands are dry। जहाँ पर क्या होते हैं, जिस एरिया में सोइल फर्टाइल नहीं होती है, सेकेंडली और ड्राई एरियाज या ड्राई लैंड होता है। दिस रिक्वायर्स मिनिमम लेबर एंड इनपुट्स। आप जब ब्रॉडकास्ट करोगे तो ना आपको कुछ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। दिस मेथड्स प्रोड्यूस वेरी लेस इल्ड व्हेन कंपेयर्ड टू अदर सोइंग मेथड। अगर हम ब्रॉडकास्ट मेथड यूज़ करके हम एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हुए भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड हम नहीं ले सकते हैं। तो सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं, ड्रिलिंग मेथड। आप सब जानते हो। इन दिस मेथड प्लाउइंग of land and sowing of seed can be carried out by 2 persons. This sowing method is mostly confined to peninsular of India। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड, जो सबसे ज़्यादा शायद यूज़ में लिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड and this is followed in regions where soil has good fertility and abundant rainfall irrigation। In these methods paddy seeds are sown in nursery beds। पहले हम क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। वंस सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड सीडलिंग्स आर अपरूटेड यूजुअली दिस विल हैपन आफ्टर 5 वीक। मतलब आप 5 वीक के बाद लगभग क्या हो जाएगा? ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएगा। दीज सीडलिंग्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। दिस मेथड रिक्वायर्स हैवी लेबर एंड इनपुट्स। जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन वाला मेथड हम यूज़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेबर की हमें ज़रूरत पड़ती है। या आपने भी देखा होगा जनरली अगर आपके आसपास कहीं भी धान की खेती होती है तो दिस मेथड इज प्रूव टू बी द बेस्ट इल्डिंग मेथड। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इल्ड अगर हमको करनी है तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड सबसे बेस्ट माना गया है। जापानीज मेथड हाई इल्डिंग वेराइटीज़ कैन बी इंक्लूड in this method and which requires a heavy dose of fertilizers। अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। सीड शुड बी सोन ऑन रेज नर्सरी
beds and should transplant the seedling in the rows. Weeding and fertigation should be carried out as per schedule. This method is successfully adapted फॉर हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप्स. इंडिया में बेसिकली अभी ये मेथड ज़्यादा यूज़ में क्या मतलब लिया ही नहीं जाता है बेसिकली, और लिया भी जाता तो साउथ वाले पार्ट में लिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड या सीड सिलेक्शन इन राइस कल्टीवेशन, जो कि सबसे बेस्ट एक मतलब इसको बोलते हैं ना कि हम कोई भी वीक पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, तो बेसिकली अगर क्रॉप का देखा जाए हम वेराइटीज़ कौन सी चूज़ कर रहे हैं हमारे रीज़न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये इसका उत्पादन कितना होगा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें सीड सिलेक्शन इन पैडी कल्टीवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन गेटिंग अ प्रॉपर यील्ड ऑफ द क्रॉप. फार्मर्स आर एडवाइज टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी सीड्स टू रेज द हेल्थी सीडलिंग्स. जब भी अगर आप जैसे मान लो आपने नर्सरी तैयार की, तो अगर कोई भी सीडलिंग्स या कोई भी राइस है आपका जो नर्सरी में आपने ग्रो किया है, अगर कहीं से भी डैमेज है या बाई डिजीज़ या बाई इंसेक्ट किसी से भी अगर प्रभावित है, तो हम उसको क्या करेंगे, अनहेल्दी सीडलिंग्स बोल देंगे उसको. या फिर अगर आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो आपको सीड का ध्यान रखना है कि आपका सीड है जो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है, उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं लगी हुई. द फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स नीड टू बी फॉलोड वाइल सेलेक्टिंग द सीड फॉर क्वालिटी. ओके, the selected seed should belong the proper improved high yielding varieties which is proposed to be grown by the NSC National Seed Corporation और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बाय द केवीकेज. मतलब आपके एरिया के लिए वेराइटीज़ आपके जो नॉर्मल एरियाज़ या लोकल एरियाज़ में जितने भी सेंटर्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो आपको रिकमेंड करते हैं वेराइटीज़ की अपने लोकल एरिया में ये वाली धान की ये वाली वेराइटी अच्छी यील्ड देती है. तो पहली चीज़ रिकमेंडेड वेराइटी होना चाहिए, इम्प्रूव्ड होना चाहिए. द सेलेक्टेड सीड शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अदर सीड. वेराइटी में दूसरी वेराइटी का सीड मिक्स नहीं होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द सेलेक्टेड सीड शुड बी फुली मैच्योर वेल डेवलप्ड एंड प्लम्प इन साइज. ओके, फुली मैच्योर होना चाहिए, कहीं से डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए. द सेलेक्टेड सीड शुड बी फ्री फ्रॉम साइंस ऑफ एज और बैड स्टोरेज. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी डाला हुआ सीड है जिसकी मतलब कोई अच्छी तरीके से केयर नहीं की हो. द सेलेक्टेड सीड शुड बी हैव अ हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी फॉर गेटिंग हायर यील्ड्स. अगर आपको अच्छा बीज रहेगा आपके पास तो जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा और अच्छी यील्ड आपको भी मिलेगी. देखो, जब भी आप सीड सोइंग करो तो आपको क्या करना है, सीड को ट्रीट करना है. बिफोर सोइंग द सीड इन द फील्ड दे शुड बी ट्रीटेड विद फंगीसाइड टू प्रोटेक्ट द, जैसे कि मतलब आपकी जितने भी ज़मीन से या फिर सीड बोर्न डिजीज जिसको हम बोल सकते हैं उनसे बचने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है. सीड ट्रीटमेंट इन राइस कल्टीवेशन. द पैडी सीड शुड बी ट्रीटेड विद एग्रोसन एट द रेट 100 ग्राम पर 50 kg ऑफ सीड टू प्रिवेंट सीड बोर्न डिजीज. The untreated high yielding varieties of rice should be soaked for 12 hours in a solution of vegetable creatine 0.1%. After this, make sure to thoroughly dry in shade before sowing in the field for or nursery bed. उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको सीड ट्रीटमेंट मैंने बता ही दिया कैसे करना है इसमें. उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंड प्रिपरेशन एंड सोइंग इन राइस कल्टीवेशन. द मेन सिस्टम फॉलोड इन राइस कल्टीवेशन आर ड्राइड, सेमी ड्राइड एंड वेट. बेसिकली द ड्राई एंड सेमी ड्राई सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड्स ऑन द रेन्स एंड डू नॉट हैव सप्लीमेंट्री इरीगेशन फैसिलिटीज़. जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती वो कौन से सीज़न में करते हैं या मतलब वो रेन पर डिपेंड होते हैं वो. In a wet cultivation system, the rice crop is grown with assured the abundant water supply either by rain or by irrigation. मतलब बेसिकली अगर वेट मेथड हम यूज़ करते हैं, वेट मेथड हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपका कोई भी फील्ड है उसको इरिगेट किया, पडलिंग की उसमें,
उसके बाद हम सीड की सोइंग करते हैं। और ड्राई मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमने इरिगेशन किया और डायरेक्ट हम सीड उसमें डाल देते हैं, इसको ड्राई मेथड बोलते हैं, या सेमी ड्राई हम इसको बोल सकते हैं। ड्राई एंड सेमी ड्राई सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। फॉर दिस सिस्टम ऑफ राइस क्रॉप द फील्ड शुड बी हैव गुड टिल्थ that can be achieved by giving a couple of plowings and harrowings. Field should be supplemented with farm yard manure, FIM आपको देना है। डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली 2 to 4 weeks बिफोर सोइंग में आपको हर लेक्चर में ये बात बताता हूँ कि जब भी FIM देते हैं तो लगभग 28 दिन पहले लगभग हमको देना है। द सीड शुड बी सोन आइदर बाय ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड एंड लाइन सोइंग वुड हेल्प इन वीडिंग एंड इंटरकल्चर ऑपरेशन। अगर हम लाइन टू लाइन मतलब प्रॉपर तरीके से हम सोइंग कर रहे हैं तो जितने भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। फिर द रो टू रो स्पेसिंग इन केस ऑफ सीड ड्रिलिंग सोइंग मेथड इज 20 to 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट सिस्टम। वेट सिस्टम में मैंने आपको बताया सिंपल सी बात है, आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उसको एग्जांपल लेकर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। 1 हेक्टेयर लैंड में आपको जैसे आपने इरिगेट किया, इरिगेट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से आपको मतलब जो आपका वाटर है वो आउट ऑफ द फील्ड नहीं जाना चाहिए। आप उसको पल्डिंग करोगे अच्छे से पहले, उसके बाद उसमें आपकी जो नर्सरी तैयार करने के लिए सीड वगैरह डालोगे। इसकी वजह से इसमें हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। When following this system of cultivation method, the land should be plowed thoroughly and puddled with 3 centimeter to 5 centimeter of standing water। लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपके फील्ड में। The ideal depth of puddling is found to be around 10 centimeter in clay soils। लगभग कितनी 10 सेंटीमीटर clay soils में जरूरत पड़ती। And clay loam soils the land should be leveled after puddling to facilitate a uniform distribution of water and fertilizers। जब आप प्रॉपर तरीके से एक लेवल हो जाता है तो फर्टिलाइजर्स आप देते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और आप इरिगेशन देते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पैडी सीड्स शुड बी सोन आफ्टर स्प्राउटिंग और द सीडलिंग्स ऑफ राइस शुड बी ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीड रेट इन राइस कल्टीवेशन। बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग अगर हम मेथड यूज़ करते हैं तो 90 से 100 kg पर हेक्टेयर, और बाई डिबलिंग कर रहे हो तो लगभग 70 से 75 kg पर हेक्टेयर आपको सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन इन राइस कल्टीवेशन विद वाटर स्केर्सिटी बिकमिंग अ मेजर इश्यू इन एग्रीकल्चर। ऑलरेडी देयर आर स्टडीज़ गोइंग ऑन ड्रिप इरीगेशन फॉर पैडी कल्टिवेशन। मतलब पानी की क्या होती जा रही, दिनों दिन कमी होती जा रही, तो हम जितना हो सकता है उतना ड्रिप इरीगेशन हम यूज़ करते हैं। बेसिकली पैडी में ये अभी पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट टाइम पर, कुछ फार्मर्स कर रहे हो तो कर रहे हो, पर बेसिकली साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो भी इतना सक्सेसफुली अभी नहीं माना गया है इसको ड्रिप इरीगेशन को फॉर द पैडी कल्टिवेशन। हाउएवर the popular system of rice intensification SRI method uses around 120 to 150 lakhs liter per hectare to produce 7 tons of rice। लगभग अगर हम SRI मेथड यूज़ लेते हैं तो लगभग कितना 120 से 150 लाख लीटर पानी की पर हेक्टेयर हमें ज़रूरत पड़ती है, और लगभग प्रोड्यूस कितना हो रहा है इससे 7 टन्स। During the initial period, the paddy field requires abundant water supply, especially in wetlands. Water supply should be reduced periodically before the harvesting of crop। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशंस इन राइस फॉर द बेसिकली वीड कंट्रोल। In rice cultivation, mechanically or manual weeding methods are preferred. Make sure to have rice field weed free up to 45 days after sowing the seed. Weeding with a hoe and rotary weeders should be carried। आजकल तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स या बहुत सारी तकनीक ऐसी आ गई है जिससे हम बेसिकली या तो फिजिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं या इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए भी
अगर आप फिजिकली लेबर्स को नहीं लगाते हो तो बाय द मशीनरी आप यूज़ कर सकते हो, वीडर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये मेथड्स हो गए आपके इसके, क्योंकि बेसिकली पेडी में वीड की प्रॉब्लम होती है जनरली। मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं इन राइस कल्टीवेशन। फार्म यार्ड मैन्यूर आपको लगभग कितना डालना है, 10 से 15 टन। उसके बाद नाइट्रोजन 100 to 150 kg पर हेक्टेयर। फास्फोरस की हम बात करें तो 50 से 60 kg, और पोटास 40 से 50 kg पर हेक्टेयर। जिंक सल्फेट लगभग 25 kg पर हेक्टेयर। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप सनई, ढेंचा एंड मूंग एंड उड़द। बेसिकली जब भी हमको पेडी लगाना होता है, जैसे मान लो खरीफ वाले सीजन में अपने को पेडी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना जायद वाला सीज़न है फील्ड में पहले से है तो ढेंचा आप ग्रो कर दो, सनई आप ग्रो कर सकते हो, या फिर आप मूंग ग्रो कर सकते हो। तो अगर आप इनका जैसे हार्वेस्टिंग मूंग उड़द अगर आपने लगाया है तो उसकी हार्वेस्टिंग करो, बट उसको जितना भी उसका वेस्ट बचता है उसको मिक्स कर दो किसमें, आपके फील्ड में बेसिकली। और ढेंचा और सनई को बेसिकली इसी पर्पज से लगाया जाता है, इनको ग्रो करने के बाद प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ, लगभग 45 डेज आफ्टर सोइंग ऑफ द ढेंचा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग इन राइस कल्टिवेशन। हार्वेस्टिंग ऑन टाइम इज इसेंशियल टू अवॉइड शेडिंग ऑफ ग्रेन्स इन राइस फार्मिंग। देखो इसमें क्या है, बेसिकली जब भी आपका 80% मॉइस्चर प्लांट में अवेलेबल हो तब आप इसको क्या कर लो, हार्वेस्ट कर लो, क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी राइस के ग्रेन्स है वो कहाँ पर ड्रॉप्ड हो जाएंगे, फील्ड में ड्रॉप हो जाएंगे। और इसको 80% पर क्या करना है, हार्वेस्ट करके प्रॉपर शेड में या फिर धूप में किसी बेस पर, या लकड़ी का बेस बनाया हो या फिर जो भी पॉलीथीन वगैरह आपके पास अवेलेबल हो उसको हम यूज़ करके प्रॉपर तरीके से एक ढेर बनाएंगे, और इसको बाय द हैंड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं थ्रेसिंग करने के लिए, और बाय द थ्रेसर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो ज़्यादातर थ्रेसर्स ही यूज़ करते हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑन टाइम इज इसेंशियल टू अवॉइड शेडिंग ऑफ ग्रेन्स इन राइस फार्मिंग। द लेटर स्टेज ऑफ ग्रेन ripening is a dehydration process and maturity is hastened when water is withdrawn from the field at the hardening stage of the rice crop. For harvesting early or medium varieties 26 to 30 days after flowering, लगभग फूल आने के 26 से 30 दिन के बाद। 36 to 40 days आफ्टर फ्लावरिंग इन केस ऑफ टॉल वेराइटीज़। अगर आपके पौधे जो लंबे हैं तो उनमें कितना आपको टाइम लेना है, 36 से 40 दिन are recommended. Field paddy is to be harvested when the moisture content of rice grain is 20 to 25%. Gradually drying should be carried out in the shade of better recovery. और यहाँ पर हम ईल्ड की बात कर लेते हैं, तो लगभग ईल्ड आपको कितनी इसमें आपको प्राप्त होती है, लगभग 50 से 60 क्विंटल हेक्टेयर। अगर आपने अनइरिगेटेड एरियाज़ में अगर आपने ग्रो किया है, और जनरली इसकी जो ईल्ड की मैं बात कर लूँ तो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। तो ये सारा आपका राइस के बारे में हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।